गुड मॉर्निंग बेटा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। और भी स्टूडेंट्स अब तक जो भी सिलेबस में था वो ऑलमोस्ट फाइंड अप हो चुका है। एक टॉपिक यूनिट 1 का छूटा है, वेनिस कोड प्रॉब्लम फॉर फॉर्मुलेटिंग मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज वो टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं। तो उसके लिए हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं। ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, एटलीस्ट रिस्पॉन्स दो, अदरवाइज हमें नहीं पता लगेगा। मेरा क्या है, हम अपना सिलेबस उसी हिसाब से अपडेट करते रहेंगे। तो वॉरेन बेनिस एक स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो एस्टैब्लिश होती है तो उसके मेन 4 रीजन होते हैं, और वो 4 रीजंस के थ्रू को क्या करते हुए, सामने रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट करती है। फाइन। तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका उसने क्या हो रहा था उसमें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपना एक मिशन स्टेटमेंट रखती है, एक विजन रखती है, फिर एक उसका गोल होता है, और उसी गोल से ही रिलेटेड उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन्हीं चारों को फॉर्मुलेट करते हुए, और इन चारों के फॉर्मुलेशन के साथ साथ जो भी चीजें फाइनल होती है फॉर्म में, उसी को फुलफिल करने के लिए ही कोई भी फॉर्म इस्टेब्लिश की जाती है। तो जो वॉरेन बेनिस थे, उन्होंने भी कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये मिशन स्टेटमेंट होता है, इसको क्या करने के लिए कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि हम अपना अगर एक मिशन कोई भी एक डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या एक मिशन स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, हम उसे बहुत जल्द से जल्द उसे अचीव कर लें या बहुत इजीली अचीव कर लें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज को इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम इंटरनल इन द फर्म फ्रॉम द फर्म हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि फर्म में जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उससे जो भी रिलेटेड है फर्म से, उसके थ्रू या उसकी वजह से, उन रीजंस की वजह से फर्म डेवलप नहीं कर पा रही है या फिर अपने मिशन स्टेटमेंट को अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रही है। ठीक है, या फुलफिल नहीं कर पा रही है, या मे बी जो भी फर्म की सराउंडिंग्स हैं या उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके चलते, या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वॉरेन बेनिस ने क्या किया, मिशन स्टेटमेंट के फॉर्मुलेशन के लिए कुछ अपने पॉइंट्स दिए या व्यूज दिए। वो व्यूज क्या थे वही हमें पढ़ना है कि मिशन स्टेटमेंट के फॉर्मुलेशन के लिए वॉरेन बेनिस ने जो कोर प्रॉब्लम्स बताई थी, या क्या बताया था उन्होंने कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को या एंटरप्राइज को अपने अपने ही फर्म के मिशन के लिए किस टाइप से टैकल करना पड़ता है, क्या क्या उन्हें स्टेटमेंट्स को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मिशन होता क्या है। बहुत पहले ही हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 का ही ये टॉपिक था कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है, वो बेसिकली जो भी मिशन स्टेटमेंट होता है वो बहुत ही इजीली या क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, मेन उसका पर्पस क्या है, कि किस पर्पस से या किस मोटिव के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। Like an organization's mission statement describes clearly and concisely why the organization exists. Its purpose means organization exist क्यों कर रही है, मेन उसका पर्पस क्या है। जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि यही स्टेटमेंट ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाने वाले डिसीजंस या उस ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उसको वही मिशन स्टेटमेंट गाइड करता है। बेसिकली ये जो मिशन स्टेटमेंट होता है फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो 4 बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनका एक क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट वर्ड्स में या स्ट्रेट लाइनिंग में वो उसका एक आंसर होता है। अब ये 4 मेन क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, वो क्या है? whom does the organization serve? ऑर्गेनाइजेशन किसको सर्व करने के लिए एस्टेब्लिश की गई है। what does the organization do? ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है या क्या उसका काम है। why does the organization do it? ऑर्गेनाइजेशन क्यों वो काम कर रही है। एंड लास्ट, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन डू इट? हाउ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऊपर
काम हो रहे हैं कि किसको सर्व करना है, क्या करेगी, क्यों करेगी और कैसे करेगी। मीन्स 4 क्वेश्चन है, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ। इन चारों क्वेश्चन के आंसर्स जो हमें मिल जाते हैं, हमें मीन्स उनको मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन को, दैट मीन्स तब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में प्रॉफिट अचीवमेंट की ओर बढ़ रही होती है, या वो उस केस में ही अपने मिशन स्टेटमेंट को फुलफिल या अकॉम्प्लिश कर पाती है। ठीक है, ये जो भी 4 गाइड्स हैं या ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इनके ही जो आंसर होते हैं वही हमारे मिशन स्टेटमेंट के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, ये जो मिशन स्टेटमेंट होता है, इसमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लाइक कि सबसे उन स्टेप्स, वो स्टेप्स किस लिए काम कर रहे हैं कि हमें ये जानना होगा कि मिशन स्टेटमेंट को कौन डेवलप कर रहा है। सबसे पहली बात कि मिशन स्टेटमेंट अगर उसका फॉर्मुलेशन या डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, हु शुड डेवलप अ मिशन स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी या कोई भी फर्म बन रही है तो उसका कोई ओनर होगा। ठीक है, तो जितने भी हमने ऑलरेडी बता रखा है कि तुम लोगों ने भी पढ़ रखा होगा, 3 टाइप के हमारे मैनेजमेंट लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में पर्सन आते हैं वही ही मिशन स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं। दैट मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, सीईओ हो गए, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ठीक है, ये सारे वो पर्सन जो कि किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी की टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, वही मिशन स्टेटमेंट को डेवलप करते हैं। When should mission statement be developed? अब आपकी फॉर्म स्टैब्लिश हो गई, सब कुछ हो गया, अब आपको कब मिशन स्टेटमेंट डेवलप करना है, ये ऑन द स्पॉट या उसी टाइम ही डेवलपमेंट इसका होता है, फॉर्मुलेशन होता है जब फर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्म बन रही है, क्यों बन रही है, किस पर्पज से बन रही है, क्या वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, टू होम दे सर्व, किसको सर्विस प्रोवाइड करने वाली। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ ही जब फर्म डेवलप होती है या उसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ मिशन स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिकली डेवलप किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। अब मिशन स्टेटमेंट हो गया, अब मिशन के साथ साथ फर्म को ये भी देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनका फुलफिलमेंट भी या अकॉम्प्लिश होना है या उनको फुलफिल होना जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, और उसकी कोर एक्टिविटीज क्या है, इन सबके थ्रू ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। ठीक है, और एक और चीज, जो भी मिशन स्टेटमेंट हो किसी भी फर्म का, वो बहुत ही कंसाइज वे में, कंसोलिडेट वे में होना चाहिए। छोटे से छोटा, जैसे कहा जाता है अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम को आंसर करना है तो हम उसे बहुत ही कम वर्ड्स में, बट वो जो हमारी कम वर्ड्स है वो बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज होने चाहिए, जिससे कि हम कम से कम शब्दों में और कम से कम टाइम को लिए हुए ही अपनी बात कह सके। ठीक है, और इन्हीं सबके साथ ऑब्जेक्टिव, मिशन स्टेटमेंट, उसका डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, इन सबके साथ एक बहुत ही जरूरी चीज एक और कनेक्टेड होती है, वो होती है टाइम। कितने टाइम पीरियड में या कितने टाइम स्पैन में हमें उस मिशन को अकॉम्प्लिश या फुलफिल कर लेना है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको भी क्या कर लेना है, अचीव कर लेना है। ठीक है, अब ये सारे जो व्हाई, whom, when, हाउ, ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस को क्या करना होता है, क्या करना होता है, इसी प्रोसेस को ही हम फॉलो करते चलेंगे। जैसे जैसे जो भी स्टेप सामने आ रहे हैं, हम उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपनी काम, अपना यह प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला क्या है, गैदर इंफॉर्मेशन, फॉर्म अ प्लानिंग टीम एंड ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी होगी। कलेक्ट करने के बाद हमें उस पर काम करना है कि जो जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसमें से कितनी हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, फिर उसमें से जो जो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसी हमारी इंफॉर्मेशन है या और जो हमें काम करना है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक अपनी प्लानिंग टीम बनाएंगे। उस टीम में हमारे जो भी हमारा
रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा मेन टास्क है, ठीक है, जिससे रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, उसी ही टास्क से स्पेशलाइज्ड पर्सन हमारे उस टीम में होने चाहिए, जिससे कि हमें अपने जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में हमें ज्यादा वक्त ना लगे, ठीक है। कम से कम टाइम स्पैन में हम अपनी उस टीम वर्क के थ्रू अपने गोल्स को उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अचीव कर पाए। हम एक टीम प्लान करेंगे और उसके बाद हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। इस मीटिंग में हमें मेन क्या काम करना होगा? सबसे पहले जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, उसकी कॉपी या जो भी वो सारा डेटा जो कुछ भी है, हमारी टीम में जितने भी मेंबर है वो सारा डेटा उन सारे मेंबर्स के पास होना चाहिए। क्योंकि एक एक जो भी हमारी टीम में पर्सन है, हमें अगर किसी भी काम को पूरा करना है गिवन विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो सबसे पहले हम एक टीम की तरह काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे तब शायद चीजें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या उनका सोल्यूशन का माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन हमारे लिए ज्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट का ही अचीवमेंट हमारा मेन फोकस है। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लानिंग टीम, जो भी हमारी टीम में जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, चाहे वो फ्रॉम सीनियर सबॉर्डिनेट्स टू जूनियर, मतलब फ्रॉम अपर लेवल या हायर मैनेजमेंट टू लोअर लेवल या लोअर मैनेजमेंट, सारे पर्सन को इंक्लूड करते हुए हम क्या करते हैं? एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। मीटिंग का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि अगर हमें अपने मिशन स्टेटमेंट को अचीव करना है, ठीक है, मेन फोकस क्या होना चाहिए भी, और यही ये होगा ही कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम कैसे अपने जो भी हमारे पास बहुत ही स्कार्स या मिनिमम रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस पर काम करके हम किस तरीके से कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकते हैं, आउटपुट या गेन प्रॉफिट कंपनी को अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सब जो भी लिखा भी हुआ है, प्रायर टू द मीटिंग कलेक्ट अ कॉपी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट if there is one, as well as information about the organization's clients, products and services and history. Make copies of mission statement worksheet in this guide. Prepare an agenda that allows time for the group to discuss each of 4 basic questions. जो ऊपर हमने 4 basic questions पढ़े थे, कौन कौन से? who, what, why और how। इन चारों के आंसर के लिए जो भी डेटा है, अभी हमने बोला कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्योंकि हम टीम में काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम में जितने भी मेंबर है फ्रॉम हायर टू लोअर, जितने भी पर्सन है, सबको सारी इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबका ओवरऑल जो भी मोटिव है वो एक ही पर्पस है कि मिशन स्टेटमेंट को हम किस तरीके से अकॉम्प्लिश कर सके या फुलफिल कर सके। और ये तभी हो पाएगा जबकि सब लोग एक तरीके से और एक ही चीज पर काम करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है हमारा स्टेप, डिफाइन whom the organization serves। अब हमें, जब हमने सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टीम बना ली और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद मीटिंग के मेन एजेंडा जो भी था वो एक ही था, फॉर फॉर्मुलेशन या अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। उसके लिए अब हमें सबसे पहले, जो ऊपर हमारे 4 क्वेश्चन थे, उनमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या था? टू whom द ऑर्गेनाइजेशन सर्व। ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है, कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज, वो क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है, या वो अपनी सर्विसेज किसे प्रोवाइड करना चाहती है, ठीक है। ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर लेनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज माइंड में क्लियर नहीं है कि वो अपनी सर्विस, जो भी काम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है, वो किसको और किस तरीके से प्रोवाइड कर रही है, अगर ये आंसर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगा तो वो उस अपने मोटिव को अचीव नहीं कर पाएगी। Like, since no organization is large enough to meet the diverse needs of everyone, so the planning team should specify who its priority beneficiaries by answering the question, whom does this organization serve? To answer this broad question, ask the 3 more narrow questions जो कि नीचे हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, लाइक अगर हम कोई कंपनी है, तुम्हारी कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तुम उसमें कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रहे हो, लाइक हम अगर बात करें शैम्पू की, ठीक है। अब हम शैम्पू बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो भी हमारा प्रोडक्शन है,
या जो भी हम चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा मेन सेगमेंट क्या है, हम किस पर्पस के लिए या किस एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं। हमारे दो ही एज ग्रुप हो सकते हैं, या तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, शायद हम बड़ों की बात करें। अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो इस तरीके से होना चाहिए, वो बहुत ही जेंटल होना चाहिए, बहुत ही माइल्ड होना चाहिए, जिससे कि जो भी किड्स हैं उनके स्किन पर किसी भी टाइप के लिए, किसी भी टाइप से वो हार्मफुल ना हो। बट अगर हम बड़ों की बात करें तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि हम शैम्पू की बात करें, वो इस टाइप का होना, उसके साथ जेंटल और माइल्ड फैक्टर उतने कनेक्टेड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि हम अभी किड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमें यूथ या एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ जो उनकी प्रॉपर सेगमेंट है, जो जो क्वालिटीज अपने प्रोडक्ट में वो लोग चाहते हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा। जो एक मिनट रुकना, एक मिनट। तो हम कहाँ थे, हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेन उसका सर्व पर्पस या सर्व एरिया क्या है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये चीज क्लियर हो जाती है कि किसे उसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ऐसे केस में जो भी वो काम करेगी या करेगी फर्म, करेगा फर्म, उस केस में उसके पास चीजें क्लियर होंगी और उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि उस जिस सेगमेंट को वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करना चाहती है फर्म, उसके लिए उसे क्या करना होगा, कौन कौन से स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे, वो चीज उसके माइंड में प्रॉपर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्लैरिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। अब हमें ये तो हमने देख लिया टू हूम ऑर्गेनाइजेशन सर्व, ऑर्गेनाइजेशन किसी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। नेक्स्ट हमें क्लैरिफाई करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन से स्टेप लेने हैं या उस चीज को क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो उस क्या करना होगा मींस उस सेगमेंट को जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या जो उसका मेन सर्विंग एरिया है, वहां पे ये ध्यान देना होगा कि उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए या फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के मेन स्टेप्स क्या होंगे। लाइक एग्जांपल एक यहाँ पे दे रखा है, व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर, क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है, ठीक है। व्हाट डू इट्स बेनिफिशियरीज और क्लाइंट्स नीड्स एंड वांट्स, मतलब जो उसके बेनिफिशियरीज है या जो उसका क्लाइंटेल मींस जो उसके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स दोनों कह सकते हैं, उनकी नीड और वांट क्या है। हाउ वेल डू इट्स करेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीट द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स और बेनिफिशियरीज, कितने अच्छी तरीके से वो अपने वो मीन्स फर्म अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू अपने क्लाइंट्स या बेनिफिशरीज के नीड्स या वांट या डिजायर को कितनी अच्छी तरीके से फुलफिल या सर्विस सेटिस्फाई कर पाती है। बेसिकली इन तीनों के क्वेश्चंस के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं, या इन तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ ही हमें ये क्लियर हो पाएगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बाय देयर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो भी उनका प्रोडक्शन है उसके लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। नेक्स्ट है व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन डज व्हाट इट डज, ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर रही है ऐसा कि वो कर जो भी कर रही है, इस क्यों का जो अब तक हमने पढ़ा कि किसे वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और ये भी कि जिसे ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ ये कि क्यों वो ऐसी सर्विसेज, क्यों वो ऐसा कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले कोई इस क्यों के लिए ऑर्गेनाइजेशन को
या फर्म को ये जानना होगा कि उसके जो भी बेनिफिशियरीज हैं या जो भी क्लाइंट हैं उनकी नीड्स और डिजायर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ऐसा हो जाएगा, इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएगी कि किस तरीके की उनकी नीड्स है और इस नीड को फुलफिल करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब हमें ये ध्यान देना है कि इस नीड का जो फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन क्यों जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे प्रोडक्ट से जो भी हमारा कस्टमर या क्लाइंट है या बेनिफिशियरी है उसकी नीड्स अगर सेटिस्फाई होती हैं या फुलफिल होती है, शायद तभी ऐसा हो पाएगा कि वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में ही हमारे प्रोडक्ट को चूज करेगा, अदरवाइज शायद वो दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच कर जाए। तो क्यों ऐसा कर रही है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड डिजायर्स या नीड्स एंड वांट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियरीज। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब हाउ द ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमें ये डिस्क्राइब करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करती है, कौन कौन सी वो स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर या अपने क्लाइंट्स या बेनिफिशियरीज तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, किस टाइप की लाइक वो सबसे पहले क्या करती है, एक सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई करती है कस्टमर की नीड्स को। ठीक है, और इन नीड्स के आइडेंटिफिकेशन के बाद ही वो अपने प्रोडक्ट को इस टाइप से अपग्रेड करती है या इस टाइप से उनका प्रोडक्शन करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है जिससे कि वो उनकी मैक्सिमम नीड्स को कवर कर सके और या उनकी नीड्स को या उनकी डिमांड को उनको फुलफिल कर सके या सेटिस्फाई कर सके, तभी उसके ज्यादा से ज्यादा जो अब तक उसके पोटेंशियल कस्टमर्स थे उनको वो प्रॉपर अपने कस्टमर में जनरेट कर पाएगी या स्विच कर पाएगी। ठीक है, इन सबके बाद कस्टमर फर्म को क्या करना होगा, अपने मिशन स्टेटमेंट को क्या करना होगा, जनरेट करना होगा या राइट द मिशन स्टेटमेंट। राइट द मिशन स्टेटमेंट मीन अब जब हमने अपना प्रोडक्ट को सर्विस अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया। ठीक है, कैसे किया, हमने उस वाई का आंसर दिया, क्यों हम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमने कर दिया, और हाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स और डिजायर्स। अब जब हमने इस हाउ, व्हाई, व्हाट, हूम इन चारों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपने मिशन स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। इस मिशन स्टेटमेंट में कौन कौन हमारे क्या कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, जो भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिनके साथ मिलकर हम काम कर पा रहे हैं, और कौन होंगे हमारे जो भी टीम मेंबर्स के साथ साथ वो वर्कर्स जो कि उन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में काम साथ दे रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए हमें ये सारा काम प्रॉपर तरीके से हो या मिशन स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फीडबैक भी लेना पड़ेगा सभी से जिन्होंने जिन्होंने इतने सारे काम करने में हमारे साथ कोऑपरेट किया है फर्म के साथ। मींस जो सारे टीम मेंबर है सबका एक फीडबैक, हर एक के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जिस तरीके से सब अपना ओपिनियन देंगे उसी हिसाब से नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्शन लॉट होगी या मैन्युफैक्चरिंग लॉट या ऑर्डर होंगे उस पर हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे और शायद और बेहतर तरीके से और इम्प्रूव फॉर्म में काम कर पाएंगे। ठीक है, और जो हमारा काम होगा वो और अच्छा तभी हो पाएगा जबकि हम इस तरीके से काम करें या हम अपना एक फीडबैक ले लें। ठीक है, फीडबैक प्रॉपर तभी हो पाएगा जबकि हम ये देख पाए कि पिछले फीडबैक में जो भी हम और अच्छे तरीके से काम तब कर पाएंगे जबकि फीडबैक में जो भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं शायद जिन पर हमें काम करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं हम अपने मिशन स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से अकॉम्प्लिश कर पाए, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस फीडबैक में जो भी हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, जो भी हमने पॉइंट्स फाइंड आउट हुए कि जिन पर हमें काम करना ज्यादा जरूरी है उनको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, उन पॉइंट्स का रिमूवल के थ्रू ही क्या हो पाएगा, उन पॉइंट्स से हमें बेसिकली ये पॉइंट क्लियर हो पाएगा कि किन किन जगहों पर हम पीछे रह गए हैं कि जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
हम उन पॉइंट्स को रिमूव कर पाएंगे। इन दैट केस मे भी ऐसा हो सके कि शायद जो भी हमारा कस्टमर पोटेंशियल, जो हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर है, वो हमारे परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और इस तरीके से जब हम ऑलरेडी काम करके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि हम अपने मिशन स्टेटमेंट को इजीएस्ट वे में अचीव कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। यस मैम, यस मैम। फाइन, तुम लोग नहीं बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अभी पॉइंट्स बताए हैं, व्हाई, whom, वेयर, व्हेन, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें? नो मैम। बच्चों एटलीस्ट बोलो तो सही। नो मैम। ओके, हाँ एक और चीज, देखो हम कल से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो जो अब तक पढ़ाया, लाइक शॉर्ट एनालिसिस, किसी भी फॉर्म की तुम लोगों को जैसे एक कॉलेज में जब रहते थे प्रॉपर क्लासेस होती थी तब एक क्लास वर्क के तौर पे काम किया जाता था, वैसे ही और भी कुछ असाइनमेंट टाइप के देंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारी जो भी जितनी स्ट्रेटजीज होती है लाइक शॉर्ट एनालिसिस और जितनी भी होती है, उन सबको हम किसी भी फर्म को लेकर एक अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो वो तो कल की बात हो जाएगी। कल से यूनिट 1 से ही रिवीजन स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज, असाइनमेंट नहीं आए हैं मेरे पास, बहुत ही कम बच्चों के आए हैं। हमने तुम्हारी क्लास ग्रुप पे अटेंडेंस, मतलब उन बच्चों की एक लिस्ट भी भेजी थी जिसमें हमने मेंशन किया था कि इतने ही बच्चों के असाइनमेंट है मेरे पास। तो रेस्ट बच्चों के असाइनमेंट कब तक आएंगे? सिर्फ 16 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने असाइनमेंट दे रखे हैं। आई थिंक इसमें जितने हैं सबके हैं। तुम 6 स्टूडेंट्स हो आज क्लास में, इन सबके तो है मेरे पास। हाँ, इन सबके हैं। ये बाकी बच्चे कब देंगे? तुम लोग अपने क्लास के और स्टूडेंट से बोलो कि मैम असाइनमेंट के लिए बोल रही थी। ये इसमें अली अरमान, इस बच्चे का शायद है नहीं मेरे पास असाइनमेंट। बेटा आपने असाइनमेंट नहीं दिया है, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। आप अपना कल तक सबमिट। हाँ जल्द से जल्द करिए। ठीक है, तुम लोगों को हमने लास्ट डेट की दे रखी थी। बताओ, मई खत्म होने पर आ रहा है, तुम लोग अभी तक जब क्लास नहीं हो रही थी उतने दिनों में कर लेना चाहिए था। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्द से जल्द करो। तो आज के पॉइंट सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? यस मैम। ओके, तो क्लास वाइंड अप करें? यस मैम। ओके, तो ठीक है, अटेंडेंस पोस्ट कर देना तुम लोग। फाइन। यस मैम। और एक बार यूनिट 1 के टॉपिक्स एक बार रिव्यू कर लेना। कल से रिवीजन के टाइम के रिवीजन स्टार्ट होगा तो सारे पॉइंट्स फिर से क्लियर करेंगे। और एक बार सिलेबस अच्छे से देख लेना कि कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि कवर नहीं हुआ हो। ठीक है, तो वो भी कवर अप करेंगे। फाइन। यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, Thank you. ओके बच्चों।